नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हरिद्वार को बड़ी सौगात, विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुख्यमंत्री धामी बोले सभी तैयारियां पूरी। उत्तराखंड में 6,559 आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की होगी भर्ती, महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने दिए निर्देश, 5 दिन में प्रस्ताव बनाने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले गणेश जोशी, पीएम GSY 3 के तहत 600 किलोमीटर सड़कों और 10 पुलों के अपग्रेडेशन का किया अनुरोध। उत्तराखंड में शासनादेश संशोधित करने के निर्देश, अब उत्तराखंड निवास में आम लोगों को भी मिलेगी ठहरने की सुविधा। और उत्तराखंड में मदरसों का होगा एक बार फिर सर्वे, मदरसों में गलत गतिविधियों की मिल रही शिकायतें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए सर्वे के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। देवभूमि उत्तराखंड में मदरसों की जांच के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों के जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस राज्य के सभी जिलों में मदरसों की गहनता से जांच करेगी। इसके तहत राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के भीतर कार्य करें। वहीं मुख्यमंत्री ने विभागों को 1 माह के भीतर इस संबंध में जानकारी और जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं विपक्ष ने भी सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार से दोहरे मापदंड न अपनाने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार एक बार फिर मदरसों की जांच करने जा रही है। तमाम शिकायतों का संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम धामी ने पुलिस विभाग को 1 माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री से निर्देश मिलने के बाद पुलिस राज्य के सभी जिलों में मदरसों की गहनता से जांच करेगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के भीतर कार्य करें। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल भी खड़े किए हैं। गृह मंत्रालय को, पुलिस विभाग को और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि सभी मदरसों की जांच की जाए और उसमें पढ़ने वाले जिनके एडमिशन हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। उनके जो पहचान पत्र हैं वो और पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। और जहां भी ये अवैध मदरसे बने हैं या उनमें पढ़ने वाले लोग जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है या कहीं किसी प्रकार की आशंका है, किसी प्रकार के संदिग्ध है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए, माननीय पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए कि राज्य में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत जो है गैर अवैध मदरसे कुछ चल रहे, इसकी जाँच की जाए, इनका सत्यापन किया जाए। साथ ही जो है कुछ इस ऐसे मदरसों में जो बाहरी राज्य के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देखा जाए, इनके भूमि दस्तावेज सब चीज़ों की जांच की जाए। इसके लिए एक जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में जो है एक सर्वसमावेशक सभी विभागों की एक समिति बनी है। जो समिति जो है जिला स्तर पर जो पंजीकरण है इनका मदरसों का वो चेक किया जाएगा और इसमें जो है 1 माह के भीतर जो है इसमें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। मुझे ये नजर आते हैं कि आखिरकार सरकार और प्रशासन सक्रिय तो हुआ, जागरूक तो हुआ। आप फंडिंग की जांच करा रहे हैं, आप अवैध मदरसों के सत्यापन की जांच करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। फिर आप नशा मुक्ति केंद्रों की भी जांच कराइए, आप नारी निकेतन की भी जांच कराइए, आप बाल सुधार गृहों की भी जांच कराइए, आप शिशु मंदिरों की भी जांच कराइए। आपकी जो जांच है वो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं होना चाहिए, उसमें कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए, कोई सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए या ध्रुवीकरण करने के लिए ये एजेंडा मात्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा का ये है कि म से मुसलमान, म से मस्जिद और म से मदरसे,
बस यहाँ पर इनकी सुई अटक जाती है। उससे आगे कानून व्यवस्था के लिए ये सक्रियता नजर नहीं आती, उसको बहाल करने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए सक्रियता गायब हो जाती है। और डेमोग्राफिकल चेंज की जो आप बार बार बात करते हैं अपने भाषणों में, कम से कम जनता के सामने श्वेत पत्र तो रखिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वक्फ की संपत्ति भी बीते सालों में दुगनी से अधिक हो गई है, जिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्य के कई मदरसों के संचालन को बाहर से फंडिंग की जा रही है, साथ ही इनमें दूसरे राज्यों के छात्र छात्राएं भी अध्ययनरत हैं। इसको देखते हुए जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एक और जहां मदरसों की जांच पर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के तमाम दावों के बीच उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के कम छात्र की संख्या वाले 1453 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। देखिए, एक फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। सरकारें आम आदमी को राहत देने के लिए, गरीबों के लिए व्यवस्थाएं करने के लिए होती है। अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना सरकारों का काम है। और मैं देख रहा हूं कि ऐसा लगता है कि ऐसी सरकार बैठ गई है जो फ़ायदा और नुकसान ज़्यादा देख रही है। जिस तरीके से इस समय स्थितियाँ आई हैं, क्यों ऐसी स्थिति आ रही है कि स्कूल बंद किया जाए? क्या हमारी गुणवत्ता ठीक नहीं है, या पलायन इसका कारण है कि अब स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं? कौन से ऐसे कारण हैं? इसकी तह पर जाने की आवश्यकता है और सरकार को अपने काम करने के तरीके में बदलाव करने की भी आवश्यकता है। गाँव तक सुविधाएं पहुंचाएं ताकि लोग पलायन ना करें, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जिससे लोग अपने बच्चों को आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। एक डाटा निकाल दें कितने सरकारी टीचर ऐसे हैं जिनके अपने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं। देखिए, कुमाऊं मंडल के अगर लगभग 1400 विद्यालय जो गवर्नमेंट के हैं वो बंद हो रहे हैं, तो उसके पीछे के कारणों पे जाना पड़ेगा। कहीं कहीं उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में और ग्रामीण अंचलों में ये हो रहा है कि शिक्षक 2 हैं और बच्चे 5 हैं, कहीं शिक्षक 3 हैं और बच्चे 15 हैं। तो इतना जो जनता का जो पैसा है, एक्सचेकर का जो पैसा है, वो उन टीचर्स की सैलरी में कितना ज़्यादा जा रहा है और गवर्नमेंट को कितना लोड पड़ रहा है। तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि अगर स्कूल बंदी के कागार पे आते भी हैं लेकिन वो बच्चों को प्रभावित ना करे। क्या हो गया है, राजनीति के चलते चलते हर नेता सबसे पहले तो अपने यहाँ इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की डिमांड करता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे ही ये स्कूल भी समय समय पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और गलत निर्णयों और नियोजन के कारण जो है बन गए। अब इनकी जो बंद होने जा रहे हैं, इनकी फैक्ट पे जाना पड़ेगा कि इनकी स्थिति है क्या। देखिए, यूकेडी सबसे पहले तो ये देखती है कि जो मदरसे चल रहे हैं वो अवैध अब हो रहे हैं। इससे पहले 7 साल पहले से बीजेपी की सरकार चल रही है। क्या ये मदरसे कल रातों रात हुए हैं? और उसमें जो बाहर से आ रहे बच्चों की उसकी जानकारी क्या शासन और प्रशासन को नहीं है? ये यूकेडी इसको इस ढंग से देख रही है कि उत्तराखंड में हम लोगों ने हमेशा शांति बहाल की मांग की है, हमारे जो मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, उनके लिए मांग की है, मूल निवास की मांग की है, भू कानून की मांग की है। उसके उसकी दूसरी तरफ बीजेपी जो है इसमें यूसीसी ला करके एक तरफ तो सभी धर्मों को, सभी लोगों को उसमें, चाहे बाहर के दुश्मन हो, बाहरी देश के लोग हो, उनमें आने की सुगमता देती है, और दूसरी तरफ अब अवैध मदरसों की बात करती है। ये एक प्रकार से जुमला है और ये राजनीतिक खेल है और ये जनता को भड़काने वाली बात है कि अब निकाय चुनाव सर पे हैं। उस टाइम हम इस प्रकार की शांतिपूर्ण वातावरण तुष्टिकरण कर करके हम जो है इन निकाय चुनाव में जीत हासिल करेंगे। कुल मिलाकर एक और राज्य में जहां मदरसों की जांच पर नया सियासी बवाल शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के 1453 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में इन स्कूलों के बच्चों के भविष्य का क्या होगा? सवाल ये भी है कि सरकार मदरसों की जांच में दोहरे मापदंड क्यों अपनाएगी। अब देखना होगा कि 1 माह बाद उत्तराखंड पुलिस की ओर से क्या रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर डोईवाला से है, जहां विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्मदिन के अवसर पर कोटी अठूरवाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ब्लड डोनेट और महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए लोक गायक सौरभ मैथाणी और उनकी टीम ने शानदार कार्यक्रम पेश किया, लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया और रक्तदान कर रहे लोगों के साथ उन महिलाओं को भी सम्मानित किया जिन्होंने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जन्मदिन था और 65वां जन्मदिन था। उनके उपलक्ष्य में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया था और जो कि मैं अभी पिछले साल भी मैंने उनका जन्मदिवस मनाया था, उससे पहले भी मनाया था और वो हर साल मैं उनका जन्मदिन ऐसे ही हर्षोल्लास से मनाता हूँ। महिलाओं को सम्मान भी किया गया है? बिल्कुल, महिलाओं को सम्मान किया गया है और जो हमारी कीर्तन मंडलियाँ थी उनकी कुछ डिमांड थी वो भी उनको पूरी कर दी गई। मानना है कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के साथ साथ कुछ प्रत्यक्ष ऐसे काम भी राजनीतिक लोगों के द्वारा होने चाहिए जिससे एक समाज बनता है, समाज जुड़ता है। हम प्रत्यक्ष रूप से जब रक्तदान कर रहे हैं या कराते हैं तो उससे समाज में एक बहुत सकारात्मक संदेश जाता है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां दून पुलिस के लिए दिसंबर का ये महीना काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। दरअसल क्रिसमस डे के साथ ही नए साल का जश्न और 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहे मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। उसको देखते हुए दून पुलिस ने नई कार्ययोजना तैयार की है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि तमाम कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस फोर्स के लिए उचित इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा दून पुलिस ने विशेषकर मसूरी में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तैनाती की है, साथ ही जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था भी की है। और देखिए, जैसा ये देखा है कि लास्ट का जो हमारा क्रिसमस का है और इसके साथ ही विंटर कार्निवाल भी 26 से 30 मसूरी में प्रस्तावित जो होगा और अगला जो नया साल का जो आगमन है उसमें भी देख रहे हैं लंबा वीकेंड जो हमारा छुट्टियों का पड़ रहा है, इसको देखते हुए जो हमारा ये 2 वीक है 24 तारीख से लेकर अगले सप्ताह के 7 तारीख तक, इसमें पुलिस व्यवस्था के लिए हमारी जो जितनी तैयारी है जो फोर्स की है वो हमने कर लिया है। खासकर मसूरी को फोकस किया है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट है जो क्रिसमस के अलावा न्यू ईयर पर मसूरी भी जाते हैं, तो उनको वहाँ के लिए अलग से हमने एक डेडिकेटेड अब वहाँ सीओ और हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ हम पीएसी और अन्य बल भी दे रहे हैं और कुछ हमने इसमें इंतजाम ऐसे भी किए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां दून पुलिस के लिए दिसंबर का ये महीना काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। दरअसल क्रिसमस डे के साथ नए साल का जश्न और 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहे मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसको देखते हुए दून पुलिस ने नई कार्ययोजना तैयार की है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि तमाम कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस फोर्स के उचित इंतजाम किए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। ऋषिकेश के निकट स्थित लक्कड़ घाट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में आज सुबह सिलेंडर लीक होने के कारण क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही ऋषिकेश फायर सर्विस, एसडीआरएफ टीम और प्लांट के कर्मचारियों ने तत्परता से कार्रवाई की और गैस रिसाव पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा नुकसान टल गया। घटनास्थल पर पहुंची टीमों ने गैस के रिसाव को रोकते हुए क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया। रिसाव की घटना के कारण इलाके में थोड़ी देर के लिए दहशत का माहौल जरूर बना था, लेकिन बचाव कार्यों की बदौलत किसी भी नागरिक को गंभीर नुकसान नहीं हुआ। प्राधिकरण ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। अगली खबर का रुख करके खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के किच्छा में नगर पालिका चुनाव कराने और चेयरमैन पद के लिए पद पर अभी तक आरक्षण प्रस्तावित नहीं किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह में चेयरमैन के पद पर प्रस्तावित आरक्षण घोषित करने को कहा है ताकि उसमें आपत्तियां आमंत्रित की जा सकें। आपको बता दें कि किच्छा उधम सिंह नगर के
सिरोली कला गांव निवासी मोहम्मद यासीन व अन्य से जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर को प्रदेश में नगर निगम नगर पालिकाओं की आरक्षण सूची भी जारी कर दी गई है, लेकिन इस आरक्षण सूची में किच्छा नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष पद पर अभी तक आरक्षण प्रस्तावित नहीं किया जा सका है, जो कि प्रदेश की आरक्षण नियमावली का उल्लंघन है। के दो निवासियों नईमुल शान खान और संतोष रघुवंशी इन्होंने ये रिट फाइल की थी। उनका कहना ये था कि जो नगर पालिकाओं के लिए नगर प्रमुख पद यानी कि चेयरमैन पद के लिए जो 14 दिसंबर को आरक्षण घोषित किया है प्रदेश में प्रपोज आरक्षण, उसमें किच्छा का आरक्षण प्रस्तावित नहीं किया गया है नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए, जिससे आशंका है कि राज्य सरकार वहाँ चुनाव शायद ना कराए। जबकि जो प्राविधान है आरक्षण की आवंटन नियमावली का, उसके अनुसार प्रदेश में जितने भी चेयरमैन के पद होंगे नगर पालिका अध्यक्ष के, उन सब का रिलेटिव डाटा कंसीडर करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही साइक्लिक ऑर्डर में आरक्षण घोषित करना पड़ेगा। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर हल्द्वानी से, जहां नेशनल गेम्स प्रस्तावित और समापन हल्द्वानी में होना है, लिहाजा कांग्रेस ने नेशनल गेम्स की तैयारी पर भी सवाल उठाए हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय का कहना है कि नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रहे हैं, ये सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन उसकी तैयारी क्या हो रही है इसको कांग्रेस भी देख रही है। सुमित हृदय ने कहा कि क्या अब गेम्स में आने वाले खिलाड़ियों को टंचिंग ग्राउंड की बदबू झेलनी पड़ेगी? ये मिली थी सूचना कि डायमंड बंद था और उस पर दोबारा किसी जीवनदीप हॉस्पिटल के नाम के बोर्ड लगाया गया। ये संज्ञान में आया था सीएम साहब के और मेरे भी संज्ञान में आया था। वो आकर के देखा कि हाँ बोर्ड लगा पाएगा, लेकिन अस्पताल जैसे हम लोगों ने बंद किया था ऐसे ही बंद पा गया। फिर जीवनदीप अस्पताल में गया, मैंने उसके स्वामी से पूछा, वो कह रहा है कि हम लोगों ने परमिशन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी हमने अस्पताल नहीं खोला, जब परमिशन मिल जाएगी खुल जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपने ऐसे खोला तो आपके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, बोर्ड हटाइए। बोल सकता है जो आर कहा क्या, लेकिन मैंने जो अपना प्रत्यक्षदर्शी में मैंने जो देखा मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अस्पताल बंद है, कहीं भी कोई कुछ नहीं है। हमने पढ़ी नहीं है। आप मेडिकल पे है क्या? यहाँ कौन है? यहाँ कोई जिम्मेदार थोड़ी देगा। आप मेडिकल पे है क्या? यहाँ कौन है? यहाँ कोई जिम्मेदार थोड़ी देगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रुड़की से, जहां रुड़की में निजी अस्पताल के संचालकों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्य विभाग की सख्त चेतावनी के बावजूद कुछ अस्पतालों ने नियमों का उल्लंघन करना जारी रखा है। इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए एसीएमओ हरिद्वार डॉक्टर अनिल वर्मा ने आज रुड़की पहुंचकर 2 अस्पतालों को बंद कर दिया और अस्पताल संचालकों पर जुर्माना भी लगाया। कुछ महीने पहले रुड़की के डायमंड अस्पताल में एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए थे। इसके बावजूद अस्पताल संचालकों ने बिना अनुमति के जीवनदीप नर्सिंग होम का बोर्ड लगाकर अस्पताल को फिर से खोल दिया। एसीएमओ अनिल वर्मा ने जब मामले की जानकारी ली तो पाया गया कि अस्पताल पर ताला लगाने के बावजूद यह नया बोर्ड लगाया गया था। उन्होंने तुरंत अस्पताल संचालक को बोर्ड हटाने के निर्देश दिए और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके अलावा एसीएमओ ने पास स्थित अमृत अस्पताल को भी बंद करा दिया, जो पहले ग्लोबल हॉस्पिटल के नाम से संचालित था। अस्पताल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया, जिससे यह साफ हो गया कि अस्पताल गैर कानूनी तरीके से संचालित हो रहा था। यह सवाल भी उठ रहा है कि जब डायमंड अस्पताल को बंद कराया गया था तो ताले की चाबी आखिरकार अस्पताल संचालक के पास कैसे पहुंची। एसीएमओ अनिल वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का यह अभियान आमजन के जीवन से खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों के खिलाफ लगातार जारी रहेगा।
ये मिली थी सूचना की डायमंड बंद था और उस पर दोबारा किसी जीवनदीप हॉस्पिटल के नाम के बोर्ड लगाया गया। ये संज्ञान में आया था सीएम साहब के और मेरे भी संज्ञान में आया था। वो आकर के देखा कि हाँ बोर्ड लगा पाया, लेकिन अस्पताल जैसे हम लोगों ने बंद किया था ऐसे ही बंद पाया गया। फिर जीवनदीप अस्पताल में गया, मैंने उसके स्वामी से पूछा, वो कह रहा है कि हम लोगों ने परमिशन के लिए अप्लाई किया है लेकिन अभी हमने अस्पताल नहीं खोला, जब परमिशन मिल जाएगी खुल जाएगा। तो मैंने बोला कि अगर आपने ऐसे खोला तो आप जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, बोर्ड हटाइए। बोल सकता है जो आर कहा क्या, लेकिन मैंने जो अपना प्रत्यक्षदर्शी में मैंने जो देखा मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अस्पताल बंद है, कहीं भी कोई कुछ नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां नेशनल गेम्स प्रस्तावित हैं और समापन हल्द्वानी में होना है, लिहाजा कांग्रेस ने नेशनल गेम्स की तैयारी पर भी अब सवाल उठाए हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रहे हैं, ये सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन उसकी तैयारी क्या हो रही है इसको कांग्रेस भी देख रही है। सुमित हृदयेश ने कहा कि क्या अब गेम्स में आने वाले खिलाड़ियों को टंचिंग ग्राउंड की बदबू झेलनी पड़ेगी। इसकी तैयारी के लिए अभी हम लोग भी एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, मैं बात करूंगा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से, और कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल स्टेडियम में जाके जायजा लेगा कि तैयारी कैसी है, तो हम आपको फिर बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड एक बहुत बड़ा विषय मैं देख रहा था आज की अखबारों में। ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है वो लगातार हम लोग कह रहे थे कि नगर निगम की जो असफलताओं का अंबार है उसका एक प्रतीक और प्रमाण वो ट्रेंचिंग ग्राउंड भी है। अब राष्ट्रीय खेल वहाँ पे हो रहे हैं, सारा वीआईपी मूवमेंट उस सड़क से होगा और वो ट्रेंचिंग ग्राउंड की ड्रेसिंग ही आप कर पाएंगे। रुक रही अगली खबर का। खबर हल्द्वानी से है, जहां जनवरी 2025 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। हल्द्वानी के मिनी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में करीब 8 खेल होंगे। फुटबॉल, तैराकी, ट्राइथलॉन, बैडमिंटन समेत अन्य खेल होंगे। महिला फुटबॉल हल्द्वानी की मिनी स्टेडियम में होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद कुमाऊं कमिश्नर एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने आज खेल विभाग के अधिकारियों के साथ हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम और गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय खेलों की चल रही तैयारियों के कामकाज को बेहतर बारीकी से देखा। इस दौरान इंडोर गेम्स के अंदर लगने वाली लाइटिंग और स्विमिंग पूल में हीटिंग का काम रह गया, जिसे जल्द पूरा करने के निर्देश उन्होंने दिए। हल्द्वानी में 2 वेन्यूज हैं गेम्स के, एक तो जिसको मिनी स्टेडियम कहते हैं और दूसरा जो हमारा ये मेन स्टेडियम है यहाँ पे। और कुल मिला के 8 इवेंट्स यहाँ पे होने हैं। मिनी स्टेडियम में जो विमेन फुटबॉल है वो होना है, उसकी तैयारियों को देखने आज मैं आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको डेली आप मॉनिटर करें। तो इसमें जो काम मुख्य तौर पे अभी बचते हैं, एक तो जो हमारे इंडोर वेन्यूज के जो हमारे गेम्स हैं उसके अंदर लाइटिंग का काम है, हीटिंग सिस्टम का काम है, स्विमिंग पूल में भी हीटिंग सिस्टम का काम है। यहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड है इसमें घास लग चुकी है